The London Top Show is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं विकास सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप लल्लन टॉप के स्टूडियो से देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। जी, जिंदगी है, वापस सामान्य की तरफ लौटनी ही थी, इसलिए हम भी स्टूडियो लौट आए हैं, लेकिन पूरी एहतियात के साथ। देश और उसकी अर्थव्यवस्था भी यही चाहती है कि सब लोग एहतियात के साथ एक एक करके काम पर लौटें। यहाँ सावधानी कीवर्ड है, इसका ख्याल रखें। चलिए शो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दिन का वीडियो। ये वीडियो दिल्ली के कोटला मुबारकपुर का है। सड़क पर नजर आ रही ये भीड़ राशन के लिए धक्का मुक्की नहीं कर रही है, ये है शराब के ठेके की भीड़। और ये सिर्फ कोटला मुबारकपुर या दिल्ली का हाल नहीं है, पूरे देश में जहाँ जहाँ ग्रीन और ऑरेंज जोन है वहाँ लॉकडाउन में रियायत का पहला दिन है। कई लोग अलग अलग कामों के लिए सड़कों पर निकले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम है कई लोगों के लिए वो है शराब खरीदना। इसलिए इन दुकानों पर भीड़ लगी हुई है, कहीं भीड़ की तरह और कहीं भयानक अनुशासन की तरह संयम का असीम प्रदर्शन करते हुए। पूरे देश से इस तरह के वीडियो आ रहे हैं। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिलहाल कानूनी रूप से ये व्यक्तिगत पसंद का मुद्दा है। पिए न पिए वाली बहस तभी बचेगी जब जान बचेगी। प्रशासन को चाहिए कि वो ऐसे प्रतिष्ठान फिलहाल बंद रखे जहां भीड़ जुट सकती है, और मेरी माने तो सब जगह बंद रखे। अगर किसी को बिना शराब के नहीं जीना है तो वो जीने के कोई दूसरे तरीके और तर्क खोज ले। ये नशा पत्ती से दूर रहना चाहिए, ये वैसे ही आपको तिल तिल करके मारती रहती है। अगर कहीं बहुत ज़रूरी लग रहा है सरकार को कि ये खोलना ही है, तो कम से कम इंश्योर करें कि वहाँ पर ऐसे ततैयों की तरह भीड़ ना मर रहे। कोई भी शौक ज़िंदगी से बड़ा नहीं होता। बाकी जुमले हैं इश्तिहारों में होते हैं, वहीं अच्छे लगते हैं। चलिए अब आपको कोरोना संक्रमण से जुड़े दिन भर के अपडेट्स देते हैं। दुनिया भर में संक्रमण के कुल मामले हो गए हैं 35,20,000। इसमें 11,30,000 लोग ठीक हो चुके हैं और मौत का आंकड़ा 2,48,000 के पार है। सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ? अमेरिका में, लगभग 69,000। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले दिनों कह रहे थे कि अमेरिका में 70,000 तक मौतें होंगी। अब उन्होंने अपना अनुमान बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। वैसे भारत ही नहीं, दुनिया के और भी कई मुल्क आज यानी कि 4 मई से अपने यहाँ लॉकडाउन में रियायत दे रहे हैं। जी, अब हम अमेरिका से दुनिया की तरफ आ गए, लेकिन वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि टेस्टिंग पर जोर न रहा तो एक सेकेंड वेव का खतरा है, माने संक्रमण फिर रफ्तार पकड़ सकता है। अब देश की बात करें, भारत में 24 मार्च की रात को जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब 525 मामले थे। अब जब लॉकडाउन की 2 किश्तें पूरी हो चुकी हैं, भारत में कुल मामले हो गए हैं 42,533। इसमें 11,760 ठीक हो चुके हैं और 1,373 मौतें हो चुकी हैं। 2 मई के दिन 83 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोपहर में जारी आंकड़ों के मुताबिक आज दोपहर में पिछले 24 घंटे में 2,553 नए मामले बताए हैं। संक्रमण का असर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के मालेगांव का उदाहरण लेते हैं।
इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मालेगांव में आधिकारिक रूप से अब तक 12 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है, लेकिन शहर में होने वाली मौतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। तकरीबन 7 लाख की आबादी वाले शहर में जनवरी 2020 में 275 लोगों का देहांत हुआ, फरवरी में बढ़कर 312, मार्च में 390, अप्रैल में 29 तारीख तक आते आते 580 मौतें हो चुकी थी। ये आंकड़ा इसलिए असामान्य लगता है क्योंकि पिछले साल अप्रैल में महज 267 लोगों का देहांत हुआ था। तो क्या इस साल अप्रैल में इतनी ज़्यादा मौतों के पीछे कोरोना है? फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि मालेगांव में निजी अस्पताल काम नहीं कर रहे, संभवतः इसलिए लोगों की जान जा रही है। प्रशासन ने अब फैसला किया है कि 10 अप्रैल के बाद मालेगांव में जितनी मौतें हुई हैं उनके परिवारजनों से रेंडमली सैंपल कलेक्ट किए जाएं, ताकि पता चले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई केस रिपोर्ट ना हो पाया हो और असल में कोविड-19 के चलते मौत हुई हो। वैसे 3 मई तक मालेगांव में 324 मामले सामने आए थे और इसमें से 40 सिर्फ पुलिस विभाग से थे। कोरोना वॉरियर्स को रिस्क सबसे ज़्यादा रहती है। दूसरी सुर्खी, पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान इलाके में आम चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है। अदालत ने 2018 के गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर में संशोधन को मंजूरी दे दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने आज एक बयान जारी करके अपना विरोध इस पर दर्ज कराया है। भारत ने कहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर पर उसका हक है और इसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी आता है। यहाँ पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और न पाकिस्तान की सरकार न वहाँ की न्यायपालिका इन इलाकों पर अपने कानून थोप सकती है। एक सुर्खी नई दिल्ली से है। यहाँ के प्रगति विहार स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीआरपीएफ का मुख्यालय है। यहाँ एक असिस्टेंट कमांडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले 3 मई को सीआरपीएफ के ही एक ड्राइवर के कोरोना संक्रमित मिलने की खबर आई थी। इसके बाद से मुख्यालय सील करके सैनिटाइज किया जा रहा है। आखिरी सुर्खी यूपी से। 99 सीट से निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी के खिलाफ उत्तराखंड के टिहरी जिले में एफआईआर दर्ज की गई है। अमन मणि पर लॉकडाउन की अनदेखी का आरोप है, वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर। अमन मणि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता, जिनका हाल में देहांत हुआ, उनका पितृ कार्य पूरा करने का बहाना करके बद्रीनाथ जा रहे थे। इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश के यहाँ से 11 लोगों की अनुमति ली। देहरादून से लेकर चमोली तक अमन मणि त्रिपाठी को पूरा प्रोटोकॉल दिया गया। इल्जाम है कि 3 गाड़ियों में चमोली पहुंचे अमन मणि त्रिपाठी ने एसडीएम कर्णप्रयाग साथ बदसलूकी की रौब दिखाया। इसके बाद मामला मीडिया में आया। मामले में ट्विस्ट तब आया जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाई महेंद्र ने किसी भी तरह के पितृ कार्य की बात से, जो अमन मणि को असाइन किया गया हो, इनकार किया। और आखिरी ट्विस्ट तब आया जब उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ किया कि अमन मणि त्रिपाठी को हमने नहीं भेजा है, इसमें मुख्यमंत्री का नाम घसीटा जाना गलत है। तो सवाल यह है कि अब योगी आदित्यनाथ की सरकार अमन मणि त्रिपाठी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? यदि कोई मुख्यमंत्री के नाम का गलत इस्तेमाल करके इतने प्रशासनिक अधिकारियों को मूर्ख बनाकर इतनी यात्रा कर रहा है, तो ये यूपी सरकार के ऊपर और उत्तराखंड सरकार के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है। इसमें सरकार जो भी कार्रवाई करेगी, अगर करेगी, तो आपको सूचित किया जाएगा। अमन मणि त्रिपाठी नौतनवा से निर्दलीय विधायक, उनके पिता अमर मणि त्रिपाठी मधुमिता शुक्ला की हत्या के इल्जाम में जेल में बंद हैं। उन्हें सजा हो रखी है। उन्हीं की सीट पर उनके पुत्र ने चुनाव लड़ा। इनके पुत्र भी पत्नी की हत्या के इल्जाम में जेल में थे, अभी जमानत पर बाहर हैं। त्रिपाठी परिवार गोरखपुर अंचल की राजनीति में रसूख रखता है, लेकिन इनके सियासी समीकरण बदलते रहते हैं। इसलिए इस कथित चिट्ठी को लेकर, इस अनुमति को लेकर और फिर इनकार को लेकर पूर्वांचल में कयासबाजियों का दौर चालू है। वैसे अगर किसी को रुचि हो इस पूरी राजनीति को सुनने के बाद, तो ये भी सुन ले कि समाचार चैनल आज तक से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ के पूर्व परिवार ने, यानी कि संन्यास से पूर्व के परिवार ने बताया कि अस्थियां तो हम पहले ही प्रवाहित कर चुके हैं। एक बात और, बद्रीनाथ धाम जिसके नाम पर इजाज़त ली गई, उसके कपाट अभी तक बंद हैं। तो देखिए, कोई लपेटे में आता है या यहाँ पर न्याय के कपाट बंद हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। 3 मई 2020 सेना के तीनों अंग कोरोना योद्धाओं का शुक्रिया अदा करने वाले थे। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सेना के लड़ाकू विमानों ने फ्लाई पास्ट करना था। नौसेना अपने जहाज़ों पर रोशनी करने वाली थी और कोविड अस्पतालों के बाहर सेना बैंड की प्रस्तुति होने वाली थी।
लेकिन ये सब होता उससे पहले ही ये खबर आ गई कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में हुए एनकाउंटर में 5 बैटल कैजुअलिटीज़ हुई, जिसमें से एक 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग अफसर भी हैं। थोड़ी देर बाद इनके नाम भी सार्वजनिक हो गए। कर्नल आशुतोष शर्मा, CO 21 राष्ट्रीय राइफल्स, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश कुमार, लांस नायक दिनेश सिंह और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सगीर काजी, SOG जम्मू कश्मीर पुलिस। ये खबरें शनिवार यानी 2 मई को हुई आ गई थी कि हंदवाड़ा में चल रहे एनकाउंटर में एक कर्नल समेत 5 सैनिक एक लंबी मुठभेड़ के बाद एक घर में फंस गए हैं। पूरी रात इंतजार में बीती और सुबह पता चला कि सभी शहीद हो गए। सेना में लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की परंपरा है, माने नेतृत्व करने वाला सबसे आगे हो। फिर भी किसी यूनिट के CO का एक ऑपरेशन में शहीद होना ध्यान खींचता है। सेना की 21वीं राष्ट्रीय राइफल्स के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और CRPF के लोग हंदवाड़ा में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए तकरीबन 1 हफ्ते से सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। ऑपरेशन सफल रहा था, इनका पता लग गया था, लेकिन ये मौसम गुच्छी मशरूम इकट्ठा करने का है। आतंकवादियों के होने की आशंका जहां थी, वहां कई दल मशरूम इकट्ठा कर रहे थे, इसलिए तुरंत कार्रवाई नहीं की गई। 1 मई की दोपहर को आतंकवादी जचल दरा राजवार के जंगल से भाग निकले। 2 मई को इन लोगों के हंदवाड़ा के छंजमुल्ला गांव में होने की खबर मिली। दोपहर तकरीबन 3:30 पर मुठभेड़ शुरू हुई। कुछ देर फायरिंग हुई, उसके बाद कर्नल आशुतोष और उनकी टीम उस घर की तरफ बढ़े जिसमें आतंकवादी छिपे थे। सेना की 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने जम्मू कश्मीर के एक स्थानीय अखबार को बताया कि घर के अंदर से किसी ने मदद के लिए आवाज़ लगाई। इसके बाद सेना की टीम घर में दाखिल हुई और एनकाउंटर फिर से शुरू हो गया। फायरिंग के बाद कुछ देर के लिए शांति छा गई और इस शांति के बाद सेना का कर्नल आशुतोष की टीम से संपर्क कट गया। मदद के लिए एनकाउंटर की साइट पर 9 पैरा के जवान पहुंचे, लेकिन तब तक अंधेरा हो गया था। जनरल राजू ने यह भी कहा कि और कैजुअलिटीज न हो, इसलिए रात को घर पर धावा नहीं बोला गया। सुबह होने पर सैनिकों और आतंकवादियों के शव बरामद हुए। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी के हवाले से दावा किया कि शाम 6 से रात 10 बजे तक टीम से संपर्क करने की कई कोशिशें की गई। 10 बजे के करीब किसी ने कर्नल आशुतोष का फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम। कर्नल आशुतोष के फोन पर इस जवाब का एक ही मतलब हो सकता था, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल राजू के जिस बयान का जिक्र हमने किया उसके मुताबिक ऐसा नहीं हुआ था। सेना के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने अपने बयान में कहा कि आतंकवादियों ने घर में कुछ आम लोगों को बंधक बनाया था। सेना की टीम इन लोगों को छुड़ाने में कामयाब रही, लेकिन आतंकवादियों की गोलीबारी में टीम के 5 सदस्य शहीद हो गए। 2 आतंकवादी भी मारे गए। मुठभेड़ में लश्कर तैयबा से जुड़े हैदर नाम के उग्रवादी की भी मौत हुई। हैदर पाकिस्तानी मूल का बताया जा रहा है। दूसरे आतंकवादी की पहचान भी की जा रही है। कर्नल आशुतोष को कश्मीर में एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए 2 बार सेना मेडल दिया गया था। इसी तरह सब इंस्पेक्टर काजी को भी आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस के लिए कई पदक मिले थे। इसमें शेर कश्मीर पुलिस मेडल, राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाला पुलिस मेडल और दूसरे सम्मान भी हैं। इन दोनों और इनके साथियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। ऑपरेशन से सिर्फ 1 दिन पहले यानी 1 मई को 21 राष्ट्रीय राइफल्स ने अपना रेजिंग डे मनाया था, माने पूरी यूनिट का जन्मदिन। और अगले दिन ये हुआ। जब से कर्नल आशुतोष और उनकी टीम के शहीद होने की खबर आई है, तब से इस बात को लेकर कई तरह की बातें हो रही कि इतने सीनियर अफसर मुठभेड़ में क्यों शामिल थे। लेकिन आप यूं समझिए कि सेना में अफसरों का इस तरह के ऑपरेशंस में शामिल होना आम बात है। जुलाई 2018 में 41 राष्ट्रीय राइफल्स के CO कर्नल संतोष महाडिक भी कुपवाड़ा में शहीद हुए थे। 2015 में दक्षिणी कश्मीर के त्राल में एक हिजबुल आतंकवादी आबिद खान को मार गिराने के अभियान में कर्नल MN रॉय शहीद हुए थे। तो ये सेना की परंपरा का मसला है। दिल टॉप सभी शहीदों को नमन करता है। अब बात करेंगे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने पर चल रही सियासत की। शुक्रवार को रेल मंत्रालय ने ऐलान किया था कि मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। कुछ ट्रेन चलना शुरू भी हुई। 40 दिनों से घर जाने की आस लगाए मजदूरों को मंजिल करीब दिखने लगी। लेकिन अब ट्रेन के किराए को लेकर खूब सियासत हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को कोस रहे हैं। पूरा मामला शुरू से समझते हैं। ऐलान 1 मई को हुआ था, लेकिन शनिवार यानी 2 मई को रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन के बारे में विस्तृत गाइडलाइंस जारी की।
इसमें यह जिक्र भी था कि ट्रेन आम जनता के लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों को घर पहुंचाने के लिए है जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं, परेशान हैं और उनका घर पहुंचना ज़रूरी है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर कहा कि जिन मजदूरों को भेजना बहुत ज़रूरी हो उनको ही जाने दें। अब इन मजदूरों की पहचान कैसे होगी? जिन राज्यों में ये मजदूर फंसे हैं और जिस राज्य में इनको अपने घर जाना है, ये दोनों राज्य मिलकर तय करेंगे और जब लिस्ट बन जाएगी तो ये लिस्ट रेलवे को दी जाएगी। उसके बाद रेलवे इनके लिए टिकट जारी करेगा और वो टिकट राज्य के नोडल अधिकारी को दिया जाएगा ताकि यात्री तक टिकट पहुंचाई जा सके। अब ये राज्य सरकारों पर था कि वो टिकट का पैसा मजदूरों से लेती हैं या खुद वहन करती हैं। और यहीं से झगड़ा शुरू हुआ। जब रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलानी शुरू की तो मजदूरों ने अपने पैसे से टिकट खरीदे, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र और राजस्थान, उन्होंने शुरू में ही विरोध कर दिया। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि मजदूर पहले से ही आर्थिक तंगी में हैं, उनको फ्री में घर पहुंचाना चाहिए, टिकट का पैसा तो केंद्र सरकार को ही देना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपकने की कोशिश की। आज कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी एक प्रेस रिलीज लिखकर कहा कि मजदूरों के टिकट का पैसा कांग्रेस पार्टी देगी। जवाब बीजेपी की तरफ से आया। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान वाली बीजेपी सरकार, उन्होंने कहा कि हम किसी मजदूर से टिकट का पैसा नहीं लेंगे, रेलवे को पैसा राज्य सरकार देगी। ऐसा ही दावा गुजरात सरकार ने भी किया। एक बात रेलवे की तरफ से भी आई। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव, उनका इंडियन एक्सप्रेस में बयान छपा। उन्होंने कहा कि ट्रेन चलाने का जो कुल खर्च आएगा उसका 85% तो रेलवे ही उठा रहा है, बस सिर्फ 15% बतौर टिकट ले रहा है। वो इसलिए ताकि सिर्फ ज़रूरतमंद घर जाएं, फ्री ट्रेन समझकर कोई भी ना आए जाए। इस तर्क पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने इस दावे को भुना लिया। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने लिखा कि कांग्रेस की सरकार को सिर्फ 15% हिस्सा देने में दिक्कत हो रही है। राजनीति करने के बजाय मजदूरों को घर पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। मजदूर अपने घर जाने को लेकर अभी इतने बेचैन हैं कि वो टिकट का पैसा देकर भी घर जाना चाहते हैं, लेकिन सरकारों को चाहिए कि पैसों का मुद्दा आपस में निपटाएं। ये ना हो कि कोई मजदूर पैसे की कमी के चलते घर ना जाने पाए। महीने भर से ये लोग बिना रोजगार के हैं और घर अब इनकी आखिरी उम्मीद है। मुझे मजदूरों से उम्मीद है, सरकारों से उम्मीद है, बस उन स्वयंभू नैतिकता के ठेकेदारों से उम्मीद नहीं है जो शराब के ठेकों में लगी भीड़ को, इन मजदूरों को टिकट मुफ्त मिलना चाहिए या नहीं, इसके बराबर खड़े कर रहे हैं। वो फर्क नहीं देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। शो में अब बारी कोरोना संकट के दौर में फैल रही अफवाहों की। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज खूब वायरल हो रहा है। मुस्लिमों से सामान खरीदने को लेकर है ये मैसेज। दावा है कि इंडियन पीनल कोड की 96 से लेकर 106 तक की धाराएं आपको ये हक देती हैं कि सामान खरीदने से पहले उस व्यक्ति का नाम पूछ लें। इस वायरल मैसेज के साथ एक वीडियो भी है, आप भी देख लीजिए। मेरा नाम बरकत उस्मान पटेल है। जैसे मैं डिलीवरी देने उनको पहुंचा तो उन्होंने मेरा नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने बोला बरकत। तो बोले मैं मुस्लिम से डिलीवरी नहीं लूँगा, मैंने पहले ही मना किया था। तो उनके बोलने के बाद मैंने मेरा मोबाइल निकाल के तुरंत रिकॉर्डिंग चालू कर दी उसकी, और वो मोबाइल देख के थोड़ा पीछे हट गए। बोले नहीं आप जाओ, मुझे नहीं लेना है। बोला नहीं सर आप बोलो आप क्या बोल रहे थे। तो बोले नहीं जाओ मुझे नहीं लेना है। बोला सर आप इसके लिए नहीं ले रहे हो क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, आपने ऐसा बोला कि आप मुस्लिम हो इसके लिए मैं नहीं ले रहा हूँ। तो बोले हाँ मुझे नहीं चाहिए। वीडियो में अपना नाम बरकत उस्मान पटेल बता रहा शख्स दावा करता है कि वो सामान डिलीवरी देने गया तो मुस्लिम होने की वजह से उसका सामान लौटा दिया गया। इस बात पर उसने FIR दर्ज करवाई। ये जानकारी वीडियो में है। अब जो लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं उसके साथ वायरल मैसेज क्या कर रहे हैं वो मैं आपको हूबहू बता देता हूँ। मुस्लिम से सामान नहीं लेने पर FIR दर्ज। मैं चाहे नाम पूछकर सामान खरीदूं या आधार देखकर, ये मेरा कानूनी अधिकार है। मुझे कोई बाध्य नहीं कर सकता कि मैं किससे सामान लूं या किससे नहीं लूं। इंडियन पीनल कोड IPC सेक्शन 96 से 106 पहचान सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। ये वीडियो और नाम पूछने का कानूनी हक वाला दावा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर हो रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? ललन टॉप की टीम ने पड़ताल की। हमारी पड़ताल 2 हिस्सों में है। पहला यह कि जैसे वीडियो में बताया जा रहा है कि मुस्लिम व्यक्ति सामान नहीं लेने पर FIR दर्ज हुई। हमारी पड़ताल में ये बात सही पाई गई। घटना महाराष्ट्र के ठाणे के काशीमीरा इलाके की है। यहाँ रहने वाले एक व्यक्ति ने ऑनलाइन सामान मंगवाया। जब डिलीवरी वाला उनके घर पहुंचा तो व्यक्ति ने पहले नाम पूछा, फिर मुस्लिम होने की वजह से सामान लेने से मना कर दिया। डिलीवरी वाले ने घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने IPC की धारा 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया। हालांकि जिनके खिलाफ ये FIR दर्ज हुई, बाद में उनका भी एक पक्ष आया कि धर्म की कोई बात नहीं है,
ठीक से बात नहीं हो रही थी, गलत ऑर्डर दिया जा रहा था, बदतमीजी की जा रही थी, आदि इत्यादि। वायरल मैसेज के दावे से इतर बढ़ें सच्चाई की तरफ तो आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक व्यक्ति की आत्मरक्षा और व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित है, न कि किसी व्यक्ति से उसकी पहचान जानने के अधिकार के बारे में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जिक्र है। अनुच्छेद 15 में लिखा है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप किससे और क्या सामान खरीदेंगे ये तय करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन धर्म के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये भेदभाव वाली बीमारी अपने दिमाग से निकाल फेंकिए। सब बराबर हैं, यही अंतिम और इकलौता सत्य है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब कोरोना वायरस का सच जान लेते हैं। वायरस के बारे में मुकम्मल जानकारी दुनिया में अभी किसी भी देश के पास नहीं। हर दिन नई नई जानकारी आ रही है, डिक्शनरी में नए शब्द जुड़ रहे हैं। अब नया शब्द जुड़ा है कोविड टो, यानी कोविड-19 बीमारी, और टो यानी कि पैर का अंगूठा। तो क्या है ये कोविड टो? कोरोना के लक्षण क्या है? बुखार, सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, स्मेल या दूसरी इंद्रियों का काम करना बंद करना। सामान्य तौर पर मरीजों में इनमें से ही कोई लक्षण दिखता है, लेकिन अब कुछ नए लक्षण भी पता चले हैं। एक रिसर्च छपी है ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में। इसके मुताबिक कुछ कोरोना मरीजों की स्किन पर भी लक्षण दिखते हैं। इस रिसर्च में जितने मरीजों पर अध्ययन हुआ उसमें से 19% कोरोना मरीजों के पैर के अंगूठे सूजे हुए मिले या अंगूठे और उंगलियों की स्किन पर घाव या चकत्ते बने दिखे, और इसी लक्षण को अब कोविड टो नाम दिया गया है। इन चकत्तों में खुजली होती है, कुछ मरीजों में सूजन भी दिखती है, कुछ में घाव दिखते हैं। रिसर्च के मुताबिक औसतन 12 दिन ये सब रहता है। हालांकि जिनमें ये लक्षण दिखते हैं उनमें बीमारी की गंभीरता का स्तर ज़्यादा नहीं होता। कोविड टो वाले मरीजों को आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब तक के अध्ययन में ये बात सामने आई है, और इस तरह के लक्षण दिखने वाले 30% मरीजों में पैर के अंगूठे और उंगलियों में हुए जख्म या सूजन में दर्द भी नहीं होता। कोविड टो के अलावा ये भी मालूम चला है कि कोरोना के कुछ मरीजों में गंध या स्वाद को लेकर संवेदनशीलता खत्म हो जाती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। मरीजों को टेस्ट नहीं पता चलता। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल वायरस इस तरह से इंद्रियों को प्रभावित करता है। इसमें ज़्यादा जानकारी अभी नहीं आई है, रिसर्च हो रही है। जब कुछ और जानकारी आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। यदि काम की वजह से आपको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो सावधानी बरतिए। शुभ रात्रि।